ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारी स्टाइल छूटी थी लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो हमने थोड़ी बहुत ही स्टाइल वहाँ पे सीखी थी, ठीक है। अब उसके अलावा भी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट स्टाइलिंग है वो मुझे आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसकी मदद से आप किसी भी लेआउट को अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऐड बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड के अंदर आप इमेज को किस तरीके से सेट कर सकते हो और उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि अगर मुझे एक दूसरे टीम को मतलब या किसी भी चीज़ को एक दूसरे से थोड़ा दूर हटाना या नज़दीक लाना है, ठीक है, नज़दीक लाना है, तो उसके लिए मुझे मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है पैडिंग। पैडिंग मतलब वो इंटरनली जो ड्यू रहते हैं उसके अंदर मुझे एक दूसरे से थोड़ी बहुत मुझे दूरी बनानी है, तो उसके लिए पैडिंग की यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद है इनलाइन ब्लॉक, मतलब अलग अलग व्यू जो रहते हैं ऑटोमेटिकली एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं, तो मुझे एक दूसरे के बाजू में चाहिए, मतलब वो पैरेलल होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये चार चीज़ें देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक है। पूरा लेक्चर पूरा देखना। अब देखते हैं कि बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड किस तरीके से ऐड कर सकते हो, उसके साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या बना देते हैं, एक मैंने फोल्डर बना के रखी है स्टाइलिंग नाम की, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक नॉर्मली एक पेज बना रहा हूँ HTML की, ठीक है। और इस HTML की पेज का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि फर्स्ट डॉट HTML, या फिर यहाँ पे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ लेक्चर डॉट HTML, ठीक है। लेक्चर डॉट HTML। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी लेक्चर डॉट HTML यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। हमारी HTML फाइल बन गई यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर हमारा HTML का जो टैग रहते हैं उसको मैं सेट करूंगा, ठीक है। और उसके पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, क्योंकि हमें लिंक भी CSS भी अटैच करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पे हमें लिंक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जैसे लिंक लिखूंगा तो मुझे जो भी फाइल मैं बनाऊंगा स्टाइल की उसे मुझे अटैच करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS नाम की फाइल अटैच करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक और फाइल बनानी पड़ेगी, उस फाइल का नाम मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारी स्टाइल नाम की पेज बन गई और उसकी लिंक यहाँ पे सेट होके आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैं एक डिव बनाने वाला हूँ। डिव के अंदर मैं एक आईडी दे दूंगा, उस आईडी का नाम यहाँ पे है लोगो अंडरस्कोर कंटेनर, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक डिव की आईडी दी है और उसके नीचे की साइड में पैराग्राफ के फॉर्म में एक पैराग्राफ ले रहा हूँ लोरेम इप्सम में से, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था वैसे ही यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लोरेम इप्सम में से कोई पैराग्राफ में टेक्स्ट उठा रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ में कॉपी करके हमारी जो टेक्स्ट थी उसके अंदर मैं रख रहा हूँ और ये हमारी पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है। तो सेम टू सेम यही पैराग्राफ मैं वापस से कॉपी करके नीचे की साइड रख रहा हूँ, ठीक है। तो दो पैराग्राफ मैंने ले ली, यहाँ पे मैंने लोगो कंटेनर बना दिया, ठीक है। तो ये पेज हमारी किस तरीके से दिखेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारी पेज देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने कंटेनर बनाया डिव उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो मैं वहाँ पे क्या दे रहा हूँ देखो। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टाइल के अंदर, ठीक है, वहाँ पे मैं एक स्टाइल बनाने वाला हूँ लोगो अंडरस्कोर कंटेनर करके, ठीक है। और इसके अंदर लोगो अंडरस्कोर कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको PPT के अंदर बताया था कि बैकग्राउंड में इमेज मुझे सेट करवानी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज। देखो उसके लिए भी यहाँ पे एक पाथ दिया और उसके बाद यहाँ पे देना है आपको URL, मतलब यूनिसोर्स रिसोर्स टोकन, मतलब वो इमेज कहाँ से आने वाली है उसका यहाँ पे पाथ देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अ, हमारे पेज के अंदर गया और यहाँ पे मैं एक किसी कंपनी का लोगो लेता हूँ, जैसे हमारी रेड एंड वाइट इंस्टीट्यूट की इमेजेस की जगह पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लोगो, ठीक है।
और वहाँ से मैं इमेजेस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे ये जो इमेज मुझे दिख रही है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव करवा लूँगा। सेव कहाँ पे करूँगा? हमारे पास मैंने जो स्टाइलिंग नाम की फ़ोल्डर फाइल बनाई थी, उसी के अंदर मैं उसको सेव करने वाला हूँ, ठीक है। स्टाइलिंग ये रही और इसके अंदर डाउनलोड डॉट ऐसे ही सेव कर दो। तो ये डाउनलोड जो नाम है, जैसे हमने उसको डाउनलोड किया है, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखो डाउनलोड डॉट png है ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डाउनलोड डॉट png, फुल पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसकी मैं क्या दे रहा हूँ, उसकी हाइट दे रहा हूँ, उसकी हाइट में यहाँ पे दे रहा हूँ समथिंग 100% और विड्थ उसकी ओके, और यहाँ पे विड्थ में दे रहा हूँ उसकी 100%, ठीक है। इसको सेव करो। सेव करने के बाद वापस अपने ब्राउज़र के अंदर जाओ, ठीक है, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे मुझे इमेज नहीं मिल रही है तक, और हमें यहाँ पे उसके चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्यू पोर्ट हाइट और यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। उसकी हाइट मैंने 100% दे दी और उसकी भी विड्थ भी मैंने 100% दे दी। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि वो लोगो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? लोगो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे तो एक ही बार चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है नो रिपीट। जैसे आप नो रिपीट दोगे तो जो अपनी इमेज आ रही है वो रिपीट नहीं होगी, सिर्फ एक ही बार आएगी, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे पैराग्राफ था वो नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हमें इमेज यहाँ पे दिख रही, तो बार बार जो इमेज रिपीट होती है उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि बैकग्राउंड की साइज, ठीक है। आपकी जो साइज दिख रही है वो आपको कहाँ पे चाहिए, उसके हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड साइज, ठीक है। और यहाँ पे आप दे सकते हो कंटेंट, ठीक है। जैसे आप कंटेंट दोगे तो आपकी जो कवर होती है, जो भी पूरी फील्ड होती है वो ऑटोमेटिकली रोक लेगा। मतलब आपकी जो ये स्क्रीन दिख रही है ना, वो पूरी की पूरी स्क्रीन अटैच करवा लेगा। मतलब यहाँ पे देखो पूरी स्क्रीन उसकी कंटेंट आ रही है। अगर आप यहाँ पे कवर लिखोगे, ठीक है, कंटेंट की जगह क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पे कवर लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप कवर यहाँ पे करोगे तो उसकी विड्थ फुल विड्थ हो जाएगी, ठीक है। 100% आपकी जो स्क्रीन रहती है मेन स्क्रीन, उसके हिसाब से वो बन के आ जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारा लोगो यहाँ पे आधा कट भी रहा है, ठीक है। तो ये तो चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो बैकग्राउंड साइज यहाँ पे आप कवर भी रख सकते हो या फिर यहाँ पे कंटेंट भी आप रख सकते हो। तो दोनों के बारे में आपको पता चल गया यहाँ पे किस तरीके से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर यहाँ पे आप फिक्स रख सकते हो। जैसे आप फिक्स रखोगे तो आपकी इमेज बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो हमारी बैकग्राउंड में इमेज है वो फिक्स हो गई है। अब आप स्क्रॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रॉल होगा, पर आपकी इमेज बैकग्राउंड में एज इट इज रहेगी, ठीक है, वो बदलने वाली नहीं है। देखो यहाँ पे मैं कंटेंट हटा के नॉर्मली कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो इस तरीके से आ रहा है। तो देखो आपकी इमेज है वो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। स्क्रॉल आप बार बार कर सकते हो, आपकी इमेज यहाँ पे फिक्स हो जाती है, मतलब उसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि फिक्स की जगह आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो बैकग्राउंड इमेज है वो आपकी स्क्रॉल जैसे करोगे तो वैसे ही वो ऊपर नीचे चली जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे स्क्रॉल किया तो ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे फिक्स रख रहे हो तो क्या हो जाएगी, उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। वो बैकग्राउंड में सेट होती है इसलिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो अब हमारी इमेज फिक्स हो जाएगी, वो बदलेगी नहीं, स्क्रॉल नहीं होगी, ठीक है। तो एक ही जगह पे वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी इमेज दे रहे हो तो इमेज के साथ इतने टास्क आप परफॉर्म
कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हो, उसको रिपीट है तो नो रिपीट आप कर सकते हो, उसकी साइज अच्छे से बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसको आपको बैकग्राउंड में स्क्रॉल करवाना है तो यहाँ पे फिक्स देना है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी उसकी अलग से फील्ड है, उसको भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको इस तरीके से देखना है सारा कुछ। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कंट्रोल स्पेस। जैसे यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दोगे तो इसके अंदर जितनी भी स्टाइल होगी, ठीक है, वो आ जाएगी। कंट्रोल दबा के रखना है, उसके बाद स्पेस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी होगी अटैचमेंट की सारी यहाँ पे आपको दिखाई दे। तो किसी भी चीज़ के अंदर अब यहाँ पे आप चाहोगे, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस देना है। कंट्रोल जैसे स्पेस करोगे तो उसकी जितनी भी इनहेरिटेंस होगी, ठीक है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे देखो नो रिपीट है तो नो रिपीट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप रिपीट रखोगे तो यहाँ पे आपको वो बार बार इमेज दिखाई देगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिपीट की जगह क्या लिख रहे हो, सिर्फ रिपीट की जगह आप सिर्फ यहाँ पे रिपीट एक्स लिख रहे हो। ठीक है, एक्स मतलब क्या हो जाता है कि आपकी विड्थ हो जाती है, तो विड्थ में ही वो रिपीट होगी। अगर आप रिपीट वाई लिखते हो तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। तो इस तरीके से भी आप इमेज को बार बार रिपीट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ किसके लिए था, मैंने बताया आपको कि इमेज बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड में आपको किसी भी तरीके की इमेज सेट करनी हो तभी इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था दूसरी चीज़ थी कि मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन किस किस तरीके से, पहले तो मार्जिन होती क्या है वो आपको बता देता हूँ कि सी एस एस मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज टू क्रिएट अ स्पेस अराउंड एलिमेंट। मतलब दो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, ये दो एलिमेंट आपके पास है, यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में आपको स्पेस लगानी है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें मार्जिन की। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी और यहाँ से भी ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक डिव। उस डिव का मैं क्लास दे रहा हूँ आउटर डिव वन। ठीक है, और एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ, डिव बना रहा हूँ, उसकी क्लास में यहाँ पे बना रहा हूँ आउटर डिव टू। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, तो क्लास है इसलिए मुझे यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटर डी वन, उसकी हाइट यहाँ पे मुझे देनी है 200 px, उसकी विड्थ मुझे देनी है 200 px और उसके बैकग्राउंड कलर ताकि मैं उसके पहचान सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ श्याम। और उसके बाद डॉट करके वापस से दूसरा जो div है उस क्लास से, उसके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसकी हाइट 200 px, उसकी विड्थ 200 px और इसकी भी बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ यहाँ पे रेड। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से वो दिखाई देगी। तो इन दोनों के बीच में मुझे मार्जिन चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मार्जिन। ठीक है, इसके बेस पे आपको चाहिए, ठीक है, आपको ये वाले आउटर डिव के अंदर से थोड़ी स्पेस चाहिए या फिर ये वाले डिव के अंदर। तो आपको सबकी ये फर्स्ट वाले डिव के अंदर ऊपर नीचे से सब जगह से स्पेस चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली मार्जिन है आउटर डिव वन, उसके अंदर आपको मार्जिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर ये आप यहाँ पे, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरी, मार्जिन 10 px में लिखूंगा तो क्या करता है कि सारी तरफ से उसकी जितनी भी साइड्स होती है, मतलब ये उसकी टॉप साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड और बॉटम साइड, तो सारी साइड से वो 10 px स्पेस छोड़ेगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे जी, यहाँ से भी वो 10 स्पेस छोड़ा है, यहाँ से भी 10 px, यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से वो 10 px सब जगह से छोड़ देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 40 px लिखता हूँ तो 40 px सारी साइड से स्पेस छोड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो टॉप में, लेफ्ट में, राइट में और बॉटम में। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी हम मार्जिन यहाँ पे किस तरीके से देंगे। अगर मैं यहाँ पे 10 px दूंगा और यहाँ पर भी मैं 40 px दूंगा,
तो ये क्या कहता है कि ये जो होता है वो टॉप और बॉटम, मतलब ये क्या कहता है, अगर ऊपर और नीचे से 10 10 px छोड़ेगा और लेफ्ट और राइट में 40 px छोड़ेगा, मतलब लेफ्ट और राइट के अंदर हमें ज़्यादा मार्जिन दिखाई देगी टॉप से और बॉटम के अलावा। देखो यहाँ पे टॉप में 10 है और बॉटम में भी 10 है, और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमें 40 40 px यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो इस तरीके से भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं 40 px फिर वापस 10 px। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टॉप में से 10 px छोड़ेगा, फिर यहाँ पे आने के बाद वो राइट, ये क्या होता है हमारा राइट साइड, मतलब इस तरफ से। ठीक है, फिर ये होता है बॉटम नीचे की तरफ से, फिर ये होता है हमारा लेफ्ट साइड की तरफ से। ठीक है, तो इतनी स्पेस वो छोड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो ठीक ही हो गया। अगर मुझे सब जगह से अलग अलग चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40। तो सब जगह पे अलग अलग साइज आप मार्जिन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे इस एंटर दूंगा तो यहाँ पे देखो थोड़ी है, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे 30 और इससे भी ज़्यादा यहाँ पे 40 है। तो टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम, इस तरीके से वो मार्जिन छोड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर ही मार्जिन के बारे में भी बहुत सारा लिखा हुआ है। देखो मार्जिन आप जैसे ही लिखते हो तो सारी साइड से 4 px छोड़ेगा। यहाँ पे फिर मैंने एक्सप्लेन करके आपको लिखा हुआ है कि फोर्थ मार्जिन जैसे लिखोगे और यहाँ पे 4 px, तो टॉप साइड से तो छोड़ने वाला है स्पेस। ठीक है, फिर वापिस 4 px लिखा तो राइट साइड से 10 px बॉटम से और 10 px लेफ्ट से। अगर आप दो बार ही दे रहे हो तो टॉप और बॉटम, और वापस से दूसरी बार दिया तो लेफ्ट और राइट। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है कि आप पर्सनली सिर्फ टॉप में से ही आपको मार्जिन देनी है और कहीं से भी आपको मार्जिन नहीं देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्जिन टॉप इस तरीके से लिख सकते हो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 50 px। तो टॉप में से वो मार्जिन छोड़ेगा और दूसरी जगह से वो मार्जिन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे टॉप में से वो 50 छोड़ रहा है, लेफ्ट बाई डिफॉल्ट है, राइट भी बाई डिफॉल्ट है, बॉटम भी बाई डिफॉल्ट जीरो ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्जिन, तो यहाँ पे टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में इस तरीके से दे सकते हो। अगर आप इसको, इस व्यू को सेंटर में लाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मार्जिन और मार्जिन, उसके बाद यहाँ पे लिखना है ऑटो। ठीक है, जैसे ही ऑटो लिखोगे तो वो डिस्प्ले आपकी जो होती है, ठीक है, उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई करके सेंटर में आ जाता है। अगर आप इसको स्मॉल भी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो बीच में ही रहता है। ठीक है, देखो आप जैसे ही स्मॉल स्क्रीन को छोटी बड़ी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो उसकी विड्थ होती है, ठीक है, उसको मुताबिक वो सेंटर में आ जाता है। इसलिए ऑटो इसलिए यूज होता है सेंटर में लाने के लिए किसी भी डिव को। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको मार्जिन, मार्जिन के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत दिखाई है। पहले मार्जिन आती है, उसके बाद बॉर्डर आती है, और उसके बाद पैडिंग आती है, और ये आपका एक बॉक्स हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपने डिव बनाया, उसके बाद की साइड आप मार्जिन छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पैडिंग। पैडिंग मतलब वो क्या होता है कि वो इंटरनल स्पेस छोड़ेगा। अभी जो मार्जिन हमने बताया मैंने, ठीक है, वो मार्जिन कहाँ से छोड़ता है स्पेस, वो बाहर की साइड से, मतलब जो आपका बॉक्स है उसकी बाहर की साइड से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अगर आप पैडिंग दे रहे हो तो उसकी अंदर की साइड आप कुछ भी लिखा है आपने तो वहाँ से वो पैडिंग छोड़ना चालू करता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो डिव है फर्स्ट वाला, उसके अंदर वापस से एक डिव बनाते हैं। ठीक है, उस डिव को हम एक क्लास यहाँ पे दे रहा हूँ इनर डिव। ठीक है, इस तरीके से, और ये डिव यहीं पर ही मैंने ख़त्म कर दिया। अब जैसे मैं उसकी स्टाइल बनानी पड़ेगी मुझे पहले तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इनर डिव, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी हाइट समथिंग 100 px में रखता हूँ ताकि मुझे अच्छी तरीके से वो दिखेगा। ठीक है, उसकी भी 100 px। इसकी बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ ब्लू। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो मुझे इस तरीके से इस डिव के अंदर एक और डिव है, उसका नाम है इनर डिव। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बीच में टॉप और लेफ्ट में से थोड़ी मार्जिन, मतलब थोड़ी जगह चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पैडिंग क्या देना पड़ेगा, उसके जो इनर डी होती है उसके अंदर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैडिंग 10 px। ठीक है, जैसे 10 px दूंगा तो जैसे मार्जिन के अंदर ऑटोमेटिकली टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम में लेता था,
स्पेस, वैसे ही वो इंटरनली स्पेस छोड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो टॉप और लेफ्ट और राइट में हमें दिख नहीं रहा, ठीक है, और बॉटम में भी हमें दिख नहीं है, तो इस तरीके से वो स्पेस छोड़ सकता है। तो जैसे ही वो स्पेस छोड़ेगा तो बॉक्स आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब आपकी साइज यहाँ पे 200 है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, और जैसे ही आप यहाँ पे होवर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉक्स दिख रहा है आपको। ग्रीन के अलावा ये जो ब्लू वाला मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो सारी जगह से 10-10 स्पेस छोड़ रहा है। ठीक है, सब जगह अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दी हुई है। देखो आपकी बॉक्स की विड्थ 200 है, तो सब जगह से 10-10, मतलब इस साइड से 10, इस साइड से 10, इस साइड से 10 वो पैडिंग छोड़ेगा, तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, इस साइड से भी 10, इस साइड से भी 12, और 200 बॉक्स है तो क्या हो जाएगा आपके पास 220 बॉक्स की विड्थ हो जाती है, टोटल 220, इसकी हाइट हो जाती है 220। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बॉक्स की साइज बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे विड्थ देनी है, मार्जिन देनी है, तो यहाँ पे आप 10 px रख सकते हो। नहीं, यहाँ पे मैं 40 px, यहाँ पे 5 px, मतलब राइट साइड से बॉटम से मुझे उतनी चाहिए। ठीक है, 5 px, और लेफ्ट में मुझे ज़्यादा चाहिए 50 px। ठीक है, अब देखो आपको अच्छे से वो दिखाई देगा भी मार्जिन वो किस तरीके से छोड़ता है। तो टॉप में से हमने कितना लिया था, 10 px, लेफ्ट में से 5, नीचे से भी 5, और यहाँ पे 50। ठीक है, तो इस तरीके से वो पैडिंग छोड़ता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें पैडिंग दिखाई दे रही है, तो आपका जो बॉक्स है वो भी ऑटोमेटिकली बड़ा होते जाता है। ठीक है, आपका बॉक्स भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, मतलब उसकी विड्थ डबल हो जाती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, पैडिंग के बाद आता है इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन और ब्लॉक। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अलग से एक एग्जांपल वापस से लूँगा आपको बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी इनर डेव हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पैन टैग बना रहा हूँ। ठीक है, स्पेन टैग के अंदर मैंने लिखा है कि टेक्स्ट 1, और उसके बाद स्पेन टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद वापस से मेरे पास स्पेन टैग है, और वापस से मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ टेक्स्ट 2। ठीक है, अब ये इनर डिव, आउटर डिव 1 और आउटर डिव 2, तो इनर डिव की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारी वापस से मैंने पेज बना दी। जैसे मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा वापस, तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेंटर में यहाँ से हटा देता हूँ ताकि वो अच्छे से मुझे दिखेगा। पैडिंग भी मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑटो में लिख सकता हूँ 0 px, ताकि वो स्पेस कहीं से भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये स्पेन टैग एक दूसरे के साथ में आ रहा है, और जो ड्यू टैग है एक दूसरे के नीचे आ रहा है। मतलब ये क्या है कि ब्लॉक फॉर्मेट में है, और ये इनलाइन फॉर्मेट, मतलब एक ही लाइन के अंदर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये दो अलग अलग टैग्स है वो मुझे अलग अलग लाइन में चाहिए, मतलब इस लाइन में पूरा हो जाए उसके बाद न्यू लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पैन टैग का एक क्लास बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मुझे देना पड़ेगा ब्लॉक। क्या देना पड़ेगा, ब्लॉक। जैसे मैं ब्लॉक दूंगा तो वो क्या करेगा, जो स्पैन टैग आपने दिया है वो पूरी की पूरी ब्लॉक रोक लेगा, और दूसरी है उसको नीचे ही आना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो, जैसे आप इसके ऊपर होवर करोगे तो देखो ये पूरा ब्लॉक रोक रहा है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूरा ब्लॉक रोक रहा है। वैसे ही इसके अंदर भी ये भी ड्यू है तो पूरा ब्लॉक रोक रहा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों ब्लॉक को मुझे साइड में चाहिए, मतलब बाजू बाजू में चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक ड्यू टैग बनानी है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, डिस्प्ले में लिख सकता हूँ इनलाइन। ठीक है, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ओके यहाँ से हट गया, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो वो एक दूसरे के ड्यू है, एक दूसरे के साइड साइड में आ जाएंगे। देखो, तो किसी भी चीज़ को आपको साइड में लाना है या फिर साइड में ले जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इनलाइन या फिर इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो कहाँ पर लेना है वो आप पे डिपेंडेंट है।
ठीक है, किस साइज से आपको बनाना है। अगर आपने यहाँ पे डी बनाई है तो बाजू में उसके चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई ये आउटर डी टू, और ये हमारा आउटर डी वन। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो एक दूसरे के साइड साइड में वो मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे div को इनलाइन ब्लॉक नहीं देता तो वो कहाँ पे आ जाएगा, एक दूसरे की नीचे की साइड, मतलब वो पूरे का पूरा ब्लॉक रोक लेता है, इसलिए उसको नीचे की साइड आना पड़ता है। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक वापस से दूंगा तो वो साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ आपको बताई है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ से ख़त्म हो रही है। अब इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, ये हमारी सारी स्टाइल थी, तो पिछली वाली स्टाइल और ये वाली स्टाइल सारी मिला के आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारी स्टाइल आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पूरी वेबसाइट किस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, किसकी मदद से, जो भी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग सीखी है, ठीक है, उसकी मदद से हम अलग अलग ब्लॉक बनाने वाले हैं। तो इस सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना और अच्छे से रिपीट भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि संडे संडे ही हमारा लेक्चर आता है, तो आप रिपीट नहीं करते तो आप इस 1 वीक के टाइम में बहुत सारा आप भूल सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं कि एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे, साइड और 2 साइड बार बनाने हैं, और उसका हेडिंग और फुटर सारा कुछ बनाने वाले हैं डिव से। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो भी ट्रेंडिंग अभी चल रहा है उसके हिसाब से हम हमारा होम पेज है उसको हम मैनिपुलेट, मतलब उसको चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, या फिर उसको पहले से ही स्टार्टअप करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आप अच्छे से रिपीट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी हमने अब तक पढ़ा है तो उसको भी आप रिपीट कर सकते हो, ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर रिपीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, और सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो कि इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ये सब क्या होता है। ठीक है, या फिर मार्जिन, पैडिंग, या फिर बैकग्राउंड में किस तरीके से इमेज को सेट करें, ताकि वहाँ पे आप जैसे रिसर्च करोगे ना, तो रिसर्च पॉइंट होता है जिसके अंदर आप बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ से सीख रहे हो, पर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप नेट पे भी बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल वहाँ पे वो चीज़ सीख सकते हो। भाई इसका मतलब ये होता है, इस तरीके से वेबसाइट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको वहाँ से समझती रहेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।